नमस्कार मित्रों, हमने आगे के वीडियो में चाणक्य और उस समय के भारत के बारे में देखा था और उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था सिकंदर और उस समय का भारत। तो सिकंदर जब भारत में आता है तब उस समय भारत की स्थिति क्या थी और उसके बारे में हमने देखा था आगे के वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं कि जब सिकंदर भारत में आता है तो भारत की स्थिति को देखते हुए वो भारत को कुछ समय में पूरे भारत पर वो अपना आधिपत्य जमा सकता था। इसलिए चाणक्य ने कुछ अलग मार्ग सोचा और भारत को एकजुट बनाए रखने के लिए चाणक्य ने क्या योगदान दिया उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो को और जुड़े रहिए हमारे साथ डिजिटल अरविंद में। पश्चिमी दिशा की ओर से उठने वाली यमन सम्राट सिकंदर की आंधी से आचार्य चाणक्य अजान नहीं थे। इसलिए सिकंदर तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। आचार्य चाणक्य सोच रहे थे इसी स्थिति में तो सारे भारत पर सिकंदर का आधिपत्य जल्दी हो जाएगा। सिकंदर आंबी के निमंत्रण पर तक्षशिला में तो आ चुका था। एक दिन आचार्य चाणक्य को चिंतित देख चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा कि आचार्य चाणक्य आप चिंतित क्यों हैं? तो आचार्य चाणक्य ने बताया, चंद्रगुप्त, सिकंदर भारत में तेजी से आ रहा है। तुम्हें इसकी सेना में भर्ती होना है तथा यूनानी सेना के किस प्रकार लड़ती है उसका ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि अभी तक यूनानी सेना सब जगह विजयी होती आ रही है। तो तुम्हें अब यूनानी सेना की युद्ध कला को सीखना होगा, तभी हम सिकंदर का सामना कर सकेंगे और उसमें सफल हो पाएंगे। संपूर्ण भारत सिकंदर के आधिपत्य में चला जाएगा अगर हम उसके सामने सफल नहीं हुए तो। आर्य मर्यादा और सभ्यता संस्कृति सब समाप्त हो जाएगी। हमें आने वाला इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। इस देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि देश के अधिकतर राजा आपस में इतने संगठित और अहिष्णु है कि वे एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। वे मौका मिलते ही एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं। इन असंगठित राजाओं को यवन राजा सिकंदर शीघ्र ही परास्त कर देगा। ऐसा ही चाणक्य ने बोला और तुरंत चंद्रगुप्त ने उनको पूछा, तो इस यवन आक्रांत से बचाव के क्या उपाय है आचार्य श्री, आप बताएं। तो आचार्य चाणक्य बताते हैं, यही कि भारतवर्ष के छोटे छोटे असंगठित राज्यों को इस समय संगठित किया जाए, उनका एक संघ बनाया जाए ताकि वे सभी एकजुट होकर यवन आक्रांता का सामना कर सके। तो चंद्रगुप्त बताता है कि यह कैसे संभव है आचार्य? भारत के छोटे छोटे राज्य जब एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करते तब वो संघ कैसे बन सकता है? तो चाणक्य कहते हैं, वत्स, ये असंभव नहीं है। यदि तुम छोटे राज्यों के राजाओं को समझा सको तो इनका संघ बन सकता है और विदेशी आक्रांता सिकंदर को रोका जा सकता है। वर्तमान भारत में मगध राज्य ही बड़ा राज्य है। यदि छोटे राज्य मगध राज्य के साथ मिलकर सिकंदर का सामना करे तो भारत से सिकंदर को खदेड़ा जा सकता है। योजना अनुसार चाणक्य ने कई राजपुरों से संपर्क स्थापित किया और उसे सुझाव दिया कि सब राजा एक संघ बनाए और मगध राज्य के झंडे के नीचे सिकंदर का सामना करें। कई राज ने चाणक्य की सलाह को ध्यान से सुना, परंतु उसने शर्त रखी कि संघ साम्राज्य बनाकर उसे उसका सम्राट बनाया जाए। कई राज साम्राज्य बढ़ाने का लालची था। चाणक्य की छोटे राज्यों को मगध राज्य के झंडे के नीचे एकत्र करने की योजना सिरे न चढ़ पाई।
कैकेयी राजपुरु की पूरे भारत का सम्राट बनने की इच्छा ने इस योजना को पीछे धकेल दिया। तक्षशिला में सिकंदर लगभग 2 सप्ताह तक रहा। इसी बीच उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ एक योग्य ऋषि है। सिकंदर ने उस ऋषि को अपने अनुचरों के माध्यम से बुलावा भेजा, परंतु ऋषि ने आने से इनकार कर दिया और सैनिकों से कहा, मुझे छूना मत, प्यासा झरने के पास आता है, झरना उठकर प्यासे के पास नहीं जाता। यदि सिकंदर को मुझसे कुछ ज्ञान चाहिए तो उसे स्वयं मेरे पास आना होगा। अनुचरों ने वैसा ही संदेश सिकंदर को जा सुनाया जैसा ऋषि ने कहा। सिकंदर समझ गया कि वह एक स्वाभिमानी ऋषि है। वह अपना बड़प्पन त्याग कर स्वयं ऋषि की कुटिया में उनके दर्शन करने पहुंच गया। अभी सिकंदर ऋषि की कुटिया के द्वार पर ही था कि उसने देखा ऋषि एक तेजस्वी युवक को संबोधित कर रहे थे। मौर्य कुमार, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। वह समय निकट है जब तुम भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। जो सैनिक सिकंदर के साथ आए थे उन्होंने भी ऋषि की वाणी सुनी। वे गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने सिकंदर से कहा, सम्राट, ये ऋषि आपका अपमान कर रहा है। सिकंदर भी क्रोधित हो गया। वह साधु के सामने जाकर बोला, ओ ढोंगी साधु, देखता नहीं सारी दुनिया को जीतने वाला सम्राट सिकंदर तेरे सामने खड़ा है। तू खड़ा होकर उसे प्रणाम कर। सिकंदर की बात सुनकर साधु जोर से हंसा। सिकंदर ने इसे अपना अपमान समझा और सिकंदर ने कहा, मैं अभी तुझे समाप्त करता हूँ। ऐसा सिकंदर ने कहा और सिकंदर ने म्यान से अपनी तलवार निकाली। तलवार से वार करना ही चाहता था कि तलवार उसके हाथ से चिपक गई। उसका हाथ अकड़ गया। आगे पीछे जाने की सामर्थ्य उसमें नहीं रही। सिकंदर ऋषि के चमत्कार से स्तब्ध था। वह रोने लगा। ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने सिकंदर की ओर अभय मुद्रा की। सिकंदर ऋषि के चरणों में लेट गया। इन ऋषि का नाम दाहियान था, जो उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक और योगी थे। सिकंदर, तू भारत विजय करके दुनिया जीतने चला है। याद रख, तेरा ये कार्य सफल होने वाला नहीं है। यदि तू अपना भला चाहता है तो भारत से लौट जा। दाहियान ऋषि ने चेतावनी दी। देख सिकंदर, ये युवक भारत का चक्रवर्ती राजा होगा। दाहियान ऋषि पुनः बोले। बातचीत मध्य में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी आ गया। उसने सिकंदर से कहा, सम्राट, ये युवक चंद्रगुप्त मौर्य है। ये पिपलीवन का राजकुमार है। ये मेरे अधीन शिविर में सैन्य शिक्षा प्राप्त कर चुका है। मैंने इसे यूनान की युद्ध विधा सिखा दी है। इतनी देर में सिकंदर का एक मुंह लगा सैनिक फिलिप्स भी आ गया। उसने सिकंदर से कहा, सम्राट, ये युवक सेनापति सेल्यूकस के शिविर में रहकर यूनानी युद्ध विद्या सीख रहा था। ये युवक हमारी सेना के सभी गुप्त राज जानता है। सिकंदर खामोश हो गया। तो दाहियान ऋषि ने बताया उसे सिकंदर को, सिकंदर, घटना चक्र बता रहा है कि तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। तुम अपना भला चाहते हो तो भारत से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारी सेना का विनाश निकट आ रहा है। कुछ समय बाद सिकंदर ने तक्षशिला छोड़कर कैकेयी प्रदेश की ओर रुख किया। कैकेयी राजपुरुष को सिकंदर ने अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। कैकेयी सम्राट पुरु ने अधीनता स्वीकार करने के बजाय सिकंदर से युद्ध की चुनौती स्वीकार की। कैकेयी राजपुरु की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और इतनी बहादुरी से लड़ी कि सम्राट पुरु के बड़े लड़के ने सिकंदर पर हमला किया। सिकंदर उसके वार से घायल हो गया और उसका प्यारा घोड़ा बुकाफिलस मारा गया। कैकेयी राजपुरु की सेना अकेले सिकंदर की सेना से लड़ रही थी, जबकि तक्षशिला सम्राट आम्बी की सेना भी सिकंदर की सेना के साथ मिलकर लड़ रही थी। कैकेयी राज की सेना लंबे समय तक सिकंदर की सेना से लड़ी, परंतु सिकंदर की और आम्बी की विशाल सेना के सामने उनकी पराजय हुई। राज पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुरु को बंदी देखकर सिकंदर बोला, कैकेयी राज,
कल तक तुम जिस राज्य के स्वामी थे, आज उसी राज्य में बंदी बने मेरे सामने खड़े हो। तो पुरु ने निडरता से आवाज दी, यवनराज सिकंदर, जब दो सेनाएं युद्ध करती है तो उसमें विजय एक ही की होती है। यदि मेरी सेना विजयी होती तो इस समय आप मेरे सामने मेरी स्थिति में होते। तो सिकंदर बोला, बहुत खूब कैकेयी राज, तुम्हारी वीरता के साथ साथ तुम्हारी निर्भीकता भी आदरणीय है। बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु ने उत्तर दिया, तुम मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो सिकंदर जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर बोला, हम तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहते हैं सम्राट पुरु, क्या तुम्हें हमारी मित्रता स्वीकार है। पुरु ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी। सिकंदर ने पुरु का साम्राज्य लौटा दिया, साथ ही उसने झेलम, रावी और चिनाब नदियों के मध्य जीते गए प्रदेशों का भी शासन पुरु को ही बना दिया। पुरु को रह रहकर चाणक्य की सलाह याद आ रही थी, जब उन्होंने सब छोटे राज्यों को संगठित होकर मगध राज नंद के झंडे के नीचे सिकंदर का सामना करने की सलाह दी थी। आज पुरु अनुभव कर रहे थे कि भारत भूमि को एक संघ शक्ति के रूप में संगठित किए बिना विदेशी शत्रुओं से भारत की रक्षा नहीं हो सकती। सिकंदर की सेना कैकेयी प्रदेश को जीतकर आगे बढ़ी। ब्यास नदी तक सिकंदर का आतंक छा गया, पर ब्यास तक की विजय उसे काफ़ी महंगी पड़ी। कैकेयी राज पुरु से भी अधिक महान योद्धाओं से सिकंदर का सामना हुआ। यदि उस समय भी सब राज्य मिलकर उसका सामना करते तो सिकंदर आगे नहीं बढ़ सकता था। सिकंदर के सैनिक लड़ते लड़ते थक चुके थे। सैनिकों ने और आगे बढ़ने से मना कर दिया। शहर उजड़ने के कारण खाने पीने की रसद कम पड़ने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल सिकंदर एक झोपड़ी में गया। वहाँ एक वृद्ध महिला थी। आगंतुक उसको देखकर वह पहचान गई कि ये यवनराज सिकंदर है। तो सिकंदर वहां जाके बोला, माँ रोटी दो, भूख लगी है, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। वृद्ध महिला सोने चांदी के सिक्के लेकर बाहर आई और बोली, लो खाओ। तो सिकंदर गिड़गिड़ाया और कहने लगा, माँ रोटी दो, रोटी सोने चांदी को खाया नहीं जाता। बेटा तेरे लिए तो रोटी यूनान में भी थी। मैं तो समझती थी कि सिकंदर सोना चांदी खाता है, तभी तो इतनी दूरी से लड़ता चला आ रहा है। ऐसा वो बुढ़िया ने बताया और सिकंदर की आंखों से अश्रु धुलक पड़े और वो जोर जोर से रोने लगा। बुढ़िया ने उसके ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया, उसके ज्ञान चक्षुओं को खोला और बुढ़िया ने सिकंदर को भोजन कराया। सिकंदर ने संकल्प लिया कि अब वह भारत के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करेगा और यूनान वापस लौट जाएगा, क्योंकि बहुत समय से उसके सैनिक भी उससे यही आग्रह कर रहे थे। अगले दिन सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर एक बड़ा दरबार किया। इस दरबार में व्यास और झेलम तक के जीते प्रदेश का शासक पुरु को नियुक्त किया गया। झेलम नदी से सिंधु नदी तक के प्रदेशों का शासक आम्बी को नियुक्त किया गया। सिंधु नदी के पश्चिम की ओर जितना प्रदेश था उसका शासक उसने अपने मुंह लगे सिपाही फिलिप्स को बनाया। उस दरबार में ही सिकंदर ने अपने देश लौटने की घोषणा भी कर दी। अगले दिन सिकंदर की सेना यूनान वापस लौटने लगी। वापस लौटने से पहले ही सिकंदर ने सेना को दो भाग में बांट दिया। उसकी सेना का एक भाग समुद्री मार्ग से नियारकोस की कमान में गया और दूसरा भाग उसकी स्वयं की कमान में मकरान यानी बलूचिस्तान के रेगिस्तान से होकर पार्स यानी यूनान की ओर चल पड़ा। रास्तों में मल्ली जाति के लोगों ने सिकंदर को बहुत तंग किया। मल्ली जाति से लड़ते लड़ते एक तीर उसकी छाती में घुस गया और उससे घाव बन गया। यही घाव उसे मृत्यु तक ले गई। मल्ली जाति को संघर्ष के लिए जागृत करने में चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा हाथ था। मल्लियों की यह वीरता भी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। इस प्रकार स्वदेश वापसी के लिए बढ़ता हुआ सिकंदर ईसा पूर्व 323 में
बावेरू यानी प्राचीन बेबीलोन पहुंच गया। मल्लियों को द्वारा लगे तीर का घाव रिसने लगा। विश्व का महान विजेता यूनान का सम्राट सिकंदर, जिसने विश्व विजय का संकल्प लिया था, मात्र 33 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 323 एकाएक मृत्यु की गोद में समा गया। सिकंदर की भारत जीतने की आकांक्षा और प्रतिज्ञा आकाश में सीढ़ी लगाने के समान अधूरी ही रह गई और वो ये दुनिया छोड़ के चला गया। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को रखते हैं। आगे भी हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप जुड़े रहे हमारी चैनल डिजिटल अरविंद के साथ। अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। धन्यवाद।